हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आइए करते हैं एडुटेरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वह है झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक जो है वो है पादप। ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं, तो इसीलिए स्वपोषी है, खुद का पोषण करते हैं ये। अगला देख लेते हैं, क्या है। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है। तो यह त्वचा के कैंसर का कारण बनती है, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो हमको देखना है कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या सब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, वाटर वेपर होता है। तो इसमें दिया हुआ है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है। एक ही है जो नहीं है, सी नंबर उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है ऊर्जा स्रोत, वह देख लेते हैं कौन सा है, वह सौर सेल है। ठीक, ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। अगला देख लेते हैं, क्या है। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमको देखना है क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है जैव ईंधन के बारे में। तो जैव ईंधन क्या होता है, जो पौधों और जैविक कचरों से उत्पादित होता है ईंधन, उसको जैव ईंधन कहते हैं। जिसका उदाहरण है इथेनॉल हो गया, बायोडीजल हो गया, ये सब। तो ये जो किया जाता है, जैसे देख लेते हैं क्या क्या है। क्या जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अगला देख लेते हैं, क्या है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, बिल्कुल सही है, मक्का से बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बिल्कुल सही है। और जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल सही है। आजकल क्या हो रहा है, इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है, पौधे और जैविक कचरे से, जिससे क्या हो रहा है आजकल जो ऊर्जा संकट है उसमें समाधान दे रहा है। जो पेट्रोलियम का जगह ले रहा है उसमें मिक्स करके हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका जो सत्य नहीं है कथन पहला ही है, ए नंबर, यही आंसर होगा। तो जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, क्या अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो क्या है, माउंट किलिमांजारो स्थित है। तो माउंट किलिमांजारो स्थित है तंजानिया में, डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो लौटते हुए कारण मानसून के कारण, रिट्रेटिंग मानसून के कारण जो वर्षा होती है यह तमिलनाडु में होती है, सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 9वां नंबर क्या है। निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका का सिंह, ये क्या है, अफ्रीका का एक क्षेत्र है, जो जमीन है, क्षेत्र है, जो सिंह के जैसे बना हुआ है। उसमें कुछ देश है, कौन सा है, इथोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, ये 4 देश हैं। इसमें इथोपिया, जिबूती, सोमालिया दिया हुआ है। बरमूडा जो है वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है, तो डी इसका उत्तर होगा। एक नाम और याद रखिएगा, इरिट्रिया, ठीक है, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और इरिट्रिया। बरमूडा नहीं होगा, तो यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो काजू की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी जो होती है वह है लेटराइट मिट्टी, सी इसका उत्तर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी कहते हैं, यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। जलोढ़ मिट्टी जो है धान, गेहूं, मक्का सब के लिए उपयोगी है। चलिए अगला देख लेते हैं, 11वां नंबर, क्या है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 ईस्वी में, सी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई, यह 1952 में, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। दिए गए विकल्पों में किसे सेवा के क्षेत्र सेवा के क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा है जिसको सेवा के क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा के क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मतलब जो सीधे प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि हो गया, मत्स्य पालन, खनन, ये सब। द्वितीय क्षेत्र जो है यह औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र जो है उसको सेवा के क्षेत्र भी कहते हैं। तो सी हमारा उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं, 14 नंबर, क्या है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है। तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है स्थिर दाम पर, डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है। निम्नलिखित में किसे धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, मतलब एविल ऑफ एविल कहा था। तो कौन कहे थे धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट। तो ये कहे थे दादा भाई नौरोजी, सी इसका उत्तर होगा। एक पुस्तक याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके भी लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड। राष्ट्रीय आय क्या होता है? एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया? तो समान काम के लिए समान वेतन जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है, अनुच्छेद 39 घ में ऐसा है। ठीक, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में आते हैं, जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है, और यह आयरलैंड से लिया गया है। इसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, तो मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं क्या है। यह मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसमें 12 से 35 नंबर अनुच्छेद तक है, और यह अमेरिका से लिया गया है। फिर है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में आता है और अनुच्छेद 51 क में है। ठीक, तो हमारा जो इसमें दिया हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, यह महान्यायवादी को है। तो महान्यायवादी का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 76 है। यह भारत सरकार का विधि अधिकारी कहलाता है। यह कोई भी मेंबर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदन का ये सदस्य नहीं होने के बावजूद ये दोनों सदन में जाकर के बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद कितना है महान्यायवादी का? 76 है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 19वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो 2026 तक परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है लोक तथा विधानसभा की सीटों में। यह कितना नंबर है? संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है। एक और देख लेते हैं 86वां संविधान संशोधन है। तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है 86वां संविधान संशोधन में, जिसको कि अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। ठीक, चलिए देख लेते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? यह अनुच्छेद कितने में है? यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो होगा वह राष्ट्रपति में निहित होगा, अनुच्छेद 53 में ऐसा बताया गया है। और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद 56 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 56 में यह बताया गया है राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है फिर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, मतलब कि नए राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है जो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान है, ये अनुच्छेद 54 में दिया हुआ है। तो जो संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 में बताया गया है। इसका बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऐसे तो संसद में 3 तरह के सामान्यतः बैठक होते हैं, एक बजट सत्र का, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र का होता है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। क्वेश्चन फिर सुनिए, क्या भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? यह कैसे पारित हो सकता है इसके बारे में हम पहले देखते हैं। शायद ऑप्शन में भी यही दिया हुआ है। क्या है? संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। ये ऐसा नहीं है कुछ। क्या है? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। हाँ, अगर संसद में साधारण बहुमत पारित हो जाता है तो एक नया राज्य सृजित हो सकता है और उसका विधेयक पारित होना अनिवार्य होता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है V.R. मेहता को। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24वां नंबर क्या है? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई? यह
1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम था, बी इसका उत्तर हो जाएगा। और सबके बारे में देख लेते हैं, जैसे 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम बताया गया है। तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा ये कानून बनाया गया। कानून इसमें ये बताया गया, एक पॉइंट याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को भी शामिल करने की शुरुआत किया गया था। ठीक है, इससे पहले भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधि में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में जो कानून बनाने जाने लगा अंग्रेज की तरफ से, उसके प्रक्रिया में भारत के भी कुछ प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये 1861 के भारत परिषद अधिनियम है। ठीक, 1892 तो हमारा उत्तर ही होगा, जिस अधिनियम से अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरुआत की गई। उसके बाद दिया हुआ है 1919 के भारत शासन अधिनियम। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम जो है, इसमें केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। क्या है? 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम। 1858 में क्या किया गया? जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम से यह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, कंपनी के हाथ से। उसके बाद इसी में क्या किया गया, जो मुगल सम्राट का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। चलिए देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखित संविधान का अवधारणा किस देश की देन है? मतलब लिखित संविधान की अवधारणा जो है ये किस देश की देन है? यह फ्रांस देश की देन है। ठीक, इतना हम लोग जान लिए। इसमें देख लेते हैं कुछ देश दिया हुआ, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस दिया हुआ है। तो इस सबसे देख लेते हैं जो हमारे संविधान में इस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की विधि है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये सब याद रखिएगा। आगे फिर क्या है? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया गया है? ये संसदनात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि का शासन भी इसी से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया भी लिया गया है, और मंत्रिमंडल प्रणाली भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद देख लेते हैं जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है। क्या है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान, जब आपातकाल लगाया जाता है उसके दौरान में राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार में क्या संबंधी होगी, मौलिक अधिकार संबंधी क्या शक्तियां होगी, क्या शक्ति होगी, यह जर्मनी से लिया गया। फिर से समझिएगा, क्या है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित क्या शक्तियां होगी, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फिर फ्रांस के बारे में देख लें। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ठीक, समता और बंधुता का आदर्श, ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। बाकी लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस देश की देन है, यह डी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्या है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया है यह राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया है। ये डी इसका उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा कोणार्क मंदिर जो है यह राजा नरसिंहदेव प्रथम करवाया था। बाकी और सब देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कृष्णदेव राय जो मंदिर बनवाया है यह कौन है? हजारा स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ये कृष्णदेव राय बनवाया है। ठीक, उसके बाद राजराज प्रथम जो दिया हुआ है, तो राजराज प्रथम जो है यह बृहदेश्वर मंदिर, जिसको कि राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये राजराज प्रथम बनवाया है। सल्तनत काल में सबसे बड़ी साम्राज्य किसका था? तो सल्तनत काल में सबसे बड़ी साम्राज्य जो था यह मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी, रक्त पिपासु, स्वप्नशील राजा कहते थे। ठीक है, इन्होंने अपना राजधानी दिल्ली से बदल करके देवगिरी कर दिया, जिसका कि बाद में नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया। इन्हीं के समय में इब्न बतूता मोरक्को से एक यात्री आए थे, जिसको कि ये काजी नियुक्त किए थे। इन्होंने अपने समय में कांसा, तांबा और कांसा की सिक्का चलवाया, जिसका कि मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर किया। चलिए अगला देख लेते हैं बलबन के बारे में। बलबन लौह एवं रक्त नीति को अपनाया। ठीक, और इन्होंने नौरोज त्योहार का स्टार्ट करवाया, सिजदा पैबोस प्रथा का स्टार्ट करवाया, चहलगानी जो था चहलगानी को बंद करवाया, ये बैन करवाया। अगला देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट किया, दाग और हुलिया प्रथा को स्टार्ट किया। इनको एक उपाधि मिली जिनको कि सिकंदर शानी कहा गया। इन्होंने अस्थाई सेना रखा और उसको
सैलरी दिया। फिरोज तुगलक के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने, ये एक ऐसा शासक था जो ब्राह्मण पर सबसे पहले कर लगवाया था, जजिया कर। ठीक, अगला देख लेते हैं। 28वां नंबर क्या है? सल्तनत काल में गैर गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो सल्तनत काल में गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला धार्मिक कर कहलाता था जजिया। ये डी हो जाएगा। बाकी उस्र, जकात, खराज, खुम्स, ये सब मुस्लिम से लिया जाता था। अगला देख लेते हैं। 29वां नंबर क्या है? शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? वर्नियर के बारे में दिया है, तो वर्नियर शाहजहां के समय में आया था। टेवर्नियर, ये शाहजहां के समय में आया था। बहुत जगह आपको इसके बारे में औरंगजेब भी दिखाई देगा, औरंगजेब और शाहजहां। वर्नियर के बारे में भी औरंगजेब दिखाई देगा, लेकिन याद रखिएगा क्या है? वर्नियर शाहजहां के समय में था, टेवर्नियर शाहजहां के समय में आया था। मनुची भी शाहजहां के शासनकाल में ही आया था। बारबोसा के बारे में दिया हुआ है, तो बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के समय में, ये इसमें नहीं आया था। बारबोसा कब आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो ये जो है, ये तीनों से अलग है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है? उपर्युक्त यात्रियों में कौन एक शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया था? जो शाहजहां के शासनकाल में नहीं आया था वह था बारबोसा। इसका हो जाएगा 4, सी नंबर, केवल 4। अगला देख लेते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर के रूप में किया गया? तो राजबेटकर क्या? जो हाथियों का शिकार करते थे उसको राजबेटकर कहा जाता था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसको हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है या राजबेटकर के रूप में किया गया? तो यह देवराय द्वितीय है। ठीक, इसमें एक महत्वपूर्ण शासक है कृष्णदेव राय, इसके बारे में याद रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि मिली। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। तेनालीराम का नाम सुने होंगे, वो कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अमुक्ता माल्यदा। क्या नाम था इसके पुस्तक का? अमुक्ता माल्यदा। इन्होंने 2 मंदिर बनवाए, एक हजारा स्वामी मंदिर और एक विठल स्वामी मंदिर। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 31वां नंबर क्या है? गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो गिरनार अभिलेख जो है यह रुद्रदामन से संबंधित है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। और सबके बारे में देख लेते हैं। जैसे समुद्रगुप्त दिया हुआ है, तो इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सुने होंगे, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। उसके बाद स्कंदगुप्त दिया हुआ है, तो जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। पुलकेशिन द्वितीय दिया हुआ है, यह ऐहोल अभिलेख इससे रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 32वां नंबर क्या है? शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है पाशुपत। बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां नंबर क्या है? कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की उम्र में उसको प्राप्ति हुई। और यहाँ 29 वर्ष दिया हुआ है, तो 29 वर्ष जो था उसका उम्र, उस समय वो 29 वर्ष के उम्र में वह अपना गृह को त्याग दिए, मतलब घर से निकल गया। 35 वर्ष दिया हुआ है, 35 वर्ष में उसको, जब 29 वर्ष में घर से निकले और 6 वर्ष वो तपस्या किए, तो 29 6 35 में उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक, और 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। कितने? 16 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया। गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला देख लेते हैं। 34वां नंबर क्या है? भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के बारे में। स्टेफोर्ड क्रिप्स बोला था भारत में एक क्रांति होने जा रही है, हमें जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए, यह कहा था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 20 का उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, बाद में 11 फरवरी 1922 को इसको खत्म कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को, क्योंकि चौड़ी चौड़ा में एक कांड हो गया था, जो पुलिस स्टेशन था उसको आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 11 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से और हिंसा भड़क गया था बहुत ज़्यादा। तो महात्मा गांधी क्या किए? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए अगला देख लेते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है? गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ?
तो गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो यह 1937 ईस्वी में हुआ। यह फैजपुर का अधिवेशन था, 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन, जिसका कि अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। चलिए देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सुभाष चंद्र बोस के देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक की उपाधि दिए थे, यह देश नायक की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसको बी हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। शक्कर के मिश्रण शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। तो जो यौगिक हमेशा बनता है वह है इथाइल अल्कोहल, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 40वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर को रोकने के लिए कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे और दिया हुआ है जैसे आर्सेनिक 74 दिया हुआ, आर्सेनिक 74 दिया हुआ है, यह ट्यूमर को पता लगाने में इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसका सोडियम 24 दिया हुआ है, सोडियम 24 का यूज किया जाता है गैस पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए, सोडियम 24 का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और जो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए है यह कोबाल्ट 60 है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में किस किस प्रकार के कोयले का कार्बन मात्रा सर्वाधिक होता है। तो ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देख लेते हैं किसमें कितना कितना होता है। जैसे पीट कोयला दिया हुआ है, तो पीट में 50 से 60% होती है, ठीक। और लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट में 65 से 70 होता है प्रतिशत, ठीक। उसके बाद बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस में 70 से 85 तक होता है, कितना 70 से 85 तक। और एंथ्रासाइड जो होता है इसमें 85 से ज़्यादा होता है, ठीक। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइड, डी हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो क्या है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कार्बन की मात्रा 85% या उससे अधिक किस में होती है, एंथ्रासाइड में होती है। तो यही हमारा डी उत्तर हो जाएगा। और ये सबसे बेहतर क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइड, ठीक है। सबसे खराब क्वालिटी का होता है पीट, जिसका कि रंग भी भूरा होता है, भूरा कलर का हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, बहुत ज़्यादा राख उत्पन्न करता है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या निम्न में से कौन सा नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है। तो हम नाफ्टा का अगर फुल फॉर्म जान लेंगे तो खुद पता चल जाएगा कौन इसका सदस्य देश नहीं है। नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो नॉर्थ अफ्रीकन, जो अफ्रीकन है नॉर्थ अफ्रीका में, तो वो उसके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नाफ्टा है। तो नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिकन, मैक्सिको है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ये सब नॉर्थ अमेरिकन है। ग्रेट ब्रिटेन इससे अलग है। तो यही हमारा उत्तर होगा। जो नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है वह है ग्रेट ब्रिटेन। देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष, जिसको ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है, ठीक है, रक्त कोष में मिलाकर रखा जाता है ब्लड बैंक में। देख लेते कौन सा है। एक है सोडियम नाइट्रेट और दूसरा है डेक्स्ट्रो। क्या है, डेक्स्ट्रो और सोडियम नाइट्रेट, बी और सी, ठीक है, इसका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन में है क्या, निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है। तो देखना है हरित गैस कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सभी हरित गैस है। इसमें जो हरित गैस नहीं है वह है ऑक्सीजन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है यह बनता है रेटिना के पीछे, बी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46वां नंबर क्या है। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो भू स्थिर उपग्रह के संबंध में जो कथन सत्य है वह देखते हैं क्या है। यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, बिल्कुल नहीं, यह स्थिर रहता है, मतलब कहीं भी इधर उधर नहीं होता है, या नीचे या ऊपर नहीं होता है, एक स्थिर ऊंचाई पर रहता है एक। तो देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ए नंबर ऑप्शन। दूसरा क्या दिया हुआ है, ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं। हम चाहे तो अगर अलग तरह का उपग्रह बना सकते हैं तो उसको ऊपर भी डाल सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ठीक। तो जैसा द्रव्यमान पे कोई निर्भर नहीं करता है। क्या ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। चौथा क्या, एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, बिल्कुल सही है, यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है, एक जगह इसको कांस्टेंट कर देता है और ये वहां से चारों तरफ घूमते रहता है, जो भू स्थिर उपग्रह होता है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 47वां नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। क्या है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से
एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48वां नंबर क्या है। किसी वस्तु का क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। अगर कोई वस्तु का समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होगा, या तो पार्श्व तथा उल्टा होगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है। जल विद्युत का उत्पादन में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जल विद्युत उत्पादन जो है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, देख लेते हैं। तो यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर काम करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा है, ये नहीं होगा। उसका क्या है, बर्नौली द्रव गतिकी है, ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला देख लेते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ हो जाएगा विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इस तरह के और प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।